तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन ने अपने यंग ड्रैगन का यूज करके अपने ओपोनेंट्स को इतना ज्यादा डोमिनेट किया कि वो लोग अपने आइस स्पिरिट फ्रूट उसके हवाले करके वहाँ से भाग निकले। जिसके बाद टियानलिन सीक्रेट रॉल्म की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर पहुंच गया जहाँ पर स्पिरिट स्प्रिंग के अपीयर होने के चांसेस थे। यहाँ पर टियानलिन का मुकाबला पेंगजान से होने ही वाला था कि तभी शांगुयांग यून वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि पेंगजान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो ये दोनों बंदे फाइट करने के लिए वहाँ से रवाना हो गए और उतने में वहाँ पर स्पिरिट स्प्रिंग अपीयर हो गई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर स्पिरिट स्प्रिंग के अपीयर होने की वजह से वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फैलने लगी। टियानलिन के दोस्तों को तो इस पावरफुल एनर्जी के चलते काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वहीं पर टियानलिन बताने लगा कि ऐसी गजब की पावर बस आइस स्प्रिंग में ही हो सकती है। यहाँ पर एक और कल्टिवेटर मौजूद था जो कि आइस स्प्रिंग के अपीयर होने का जिक्र सुनते ही वहाँ से रवाना हो गया। आइस स्प्रिंग में कल्टिवेट करने की बस 7 लोगों को ही एंट्री मिल सकती है। तो लांग टियानलिन से कह रही थी कि हम इतने ज्यादा घायल है कि आइस स्प्रिंग के पास पहुंच भी नहीं सकते, मगर वो आइस स्प्रिंग तुम दोनों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगी, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से रवाना हो जाओ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारी वजह से तुम आइस स्प्रिंग में कल्टीवेट करने का मौका गवा दो। जो सुनते साथ ही टियानलिन ने तुरंत ही अपनी विसल बजा दी, जिसे सुनते साथ ही यंग ड्रैगन अपने आइस स्पिरिट फ्रूट की बास्केट लेकर तुरंत ही टियानलिन के पास पहुँच जाता है। इस ड्रैगन ने ढेर सारे फ्रूट्स को जमा करके रखा था जो कि सीक्रेट रॉल्म में किसी पावरफुल ट्रेजर से कम नहीं हो सकते। यंग ड्रैगन ने अपने सारे फ्रूट वुल्फ नेशन के लोगों के हवाले कर दिए ताकि वो लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिप्लेनिश कर पाए। यहाँ पर टियानलिन यंग ड्रैगन की इस हरकत को देखकर उसका लाड़ करने लगा, क्योंकि ये नन्हा सा ड्रैगन काफी ज्यादा समझदार था। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक ब्रिज का नजारा दिखाया गया जिसमें सीक्रेट रॉल्म में मौजूद हर एक कल्टिवेटर पहुंच गया था। अगर ये लोग इस ब्रिज को क्रॉस कर पाए तो इन्हें आइस स्प्रिंग में जाकर कल्टिवेट करने का मौका मिलेगा, जिसके चलते इन सभी कल्टिवेटर्स ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। लेकिन उस ब्रिज पर बहुत ही खतरनाक इन पावर का प्रेशर था, जिसके चलते ये कल्टिवेटर्स अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड को फॉर्म कर लेते हैं। मगर वहाँ का प्रेशर इतना ज्यादा भयानक था कि उनके शील्ड की धज्जियां उड़ गई। साथ ही साथ कई सारे कल्टिवेटर्स उस ब्रिज से नीचे गिर के मारे गए, जो देखते साथ ही बाकी बचे कल्टिवेटर अलर्ट हो जाते हैं। उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एक हेवी शील्ड को फॉर्म कर लिया ताकि उनकी शील्ड इस इन पावर की वजह से ब्रेक ना हो जाए। लेकिन थोड़ी दूरी पर जाते साथ ही उनकी शील्ड पर भी क्रैक्स पड़ने लगे, जिसके चलते वो दोनों कल्टिवेटर्स तुरंत ही पीछे हट गए और जो भी पीछे नहीं हटे वो ब्रिज से नीचे गिर के मारे गए। इस भयानक नजारे को देखकर फ्लेम क्लाउड के डिसाइपल को भी पीछे हटना पड़ गया। यहाँ पर मुहान अपने साथियों को बता रहा था कि हम चाहकर भी इस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट इस ब्रिज पर रुकना भी मौत को बुलावा भेजने से कम नहीं था। और तभी इन कल्टिवेटर्स को वहाँ पर एक पावरफुल बंदा नजर आता है जो कि बिना डरे हुए उस ब्रिज की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये बाकी के सारे कल्टिवेटर्स उस बंदे की हिम्मत को देखकर ही हैरान हो गए और अब उस बंदे ने तुरंत ही अपनी सोड पर सवार होकर उस ब्रिज को क्रॉस कर लिया। अब ये देखकर इधर मौजूद कल्टिवेटर्स काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे पर इन प्रेशर का असर क्यों नहीं हुआ, आखिर यहाँ के हेवनली प्रेशर ने इस बंदे को डोमिनेट क्यों नहीं किया। और उतने में टियानलिन ने वहाँ आकर उन लोगों को जवाब दिया। वो कह रहा था कि इस बंदे के पास जरूर से कोई पावरफुल ब्लड लाइन होगी। स्ट्रॉन्गर ब्लड लाइन वाले कल्टिवेटर्स पर यहाँ की इन पावर का कोई असर नहीं होता, अगर थोड़ा बहुत असर हुआ भी तो काफी ज्यादा माइनर होगा, जिससे पावरफुल कल्टिवेटर्स को तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। सो अगर तुम में से किसी के पास पावरफुल ब्लड लाइन ना हो तो प्लीज उस ब्रिज को क्रॉस मत करना, वरना तुम बेवजह ही मारे जाओगे। वेल इस ग्रुप में टियानलिन का दोस्त टियानफेंग भी मौजूद है और उसने टियानलिन की इस ब्लड लाइन वाली बात पर तुरंत ही यकीन कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि टियानलिन उससे झूठ नहीं बोलेगा। वेल यहाँ पर टियानलिन उस बंदे के बारे में सोच रहा था जिसने अभी अभी ब्रिज को क्रॉस किया। इसका नाम जीफेंग था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि शायद जीफेंग को अपनी ब्लड लाइन की ओरिजिन्स के बारे में कोई आइडिया नहीं थी। उसे तो ये लग रहा होगा कि वो अपने पावर के दम पर ही ब्रिज को क्रॉस कर रहा। तब तक वहाँ पर पेंगजान भी पहुँच गया था और उसे फॉलो करते हुए शांगुयांग भी वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर पेंगजान शांगुयांग पर गुस्सा होते हुए कहने लगा कि तू एक नंबर का बेवकूफ है। इस सीक्रेट रॉल्म में आने के बाद तूने आइस स्प्रिंग पर ध्यान देना चाहिए, मगर तुम हो कि हाथ धोकर मेरे ही पीछे पड़ गए। देखो
आइस स्प्रिंग में कल्टीवेट करने का मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा, तो क्यों ना तुम इस मुकाबले को यहीं पर रोककर अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो। आइस स्प्रिंग तो ऑलरेडी अवेकन हो चुकी है। जिस पर शांगुआंग कह रहा था, चलो ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन अगली बार तुम जरूर से मेरे हाथों मारे जाओगे। और इतना कहते साथ ही शांगुआंग यून तुरंत आइस स्प्रिंग की तरफ रवाना हो गया। तो पिंगसान भी तुरंत ही उसके पीछे निकल पड़ा। यहाँ मौजूद हर एक कल्टीवेटर इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वेल, इन दोनों पर भी इन पावर का कोई असर नहीं हो रहा था और इसकी जिम्मेदार है इनकी ब्लड लाइन। यहाँ पर एक बंदी बता रही थी कि पिंगसान गोल्डन पिंग एम्पायर के रॉयल फैमिली का यंग मास्टर है। ऐसा कहा जाता है कि इस रॉयल फैमिली के पास एंशिएंट फिनिक्स बर्ड की ब्लड लाइन है और शायद इसी वजह से ये बंदा इस ब्रिज को क्रॉस कर पा रहा। वहीं पर शांगुआंग यून भी शांगुआंग होली क्लैन का मेंबर है, तो उसके पास भी ब्लड लाइन का इनहेरिटेंस होगा। तो इस तरह से इन सभी कल्टीवेटर्स को टियानलिन की बातों पर यकीन हो गया। सिर्फ वही बंदा ब्रिज क्रॉस करेगा जिसके पास एक पावरफुल ब्लड लाइन हो। और अब जिन भी कल्टीवेटर्स को अपनी पावर पर यकीन था, वो तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें भी अपने ब्लड लाइन पर भरोसा था। वहीं पर हम इन यांग पवेलियन के यंग मास्टर यांग को देख पाते हैं, जिसके पास ब्लड लाइन का कोई इनहेरिटेंस नहीं, मगर इस बंदे को अपनी पावर्स पर भरोसा था। वो कहने लगा कि मेरे पास इतनी कल्टीवेशन की पावर है कि ब्रिज को क्रॉस करने के लिए मुझे किसी खास ब्लड की कोई जरूरत नहीं। मेरी किस्मत मेरे खुद के हाथों में है, ना कि हेवंस के। और इतना कहते साथ ही वो बंदा अपनी सोड पर सवार होकर ब्रिज की तरफ रवाना हो गया। अब उसे देखकर तो उसके चमचे भी उसे फॉलो करने लगे। वहीं पर टियानलिन भी यूनफे से कहने लगा कि हम यहाँ पर रुककर अपना ज्यादा वक्त जाया नहीं कर सकते, हमने भी इस ब्रिज को क्रॉस करना चाहिए। मगर यूनफे उसे बताने लगी कि मेरे पास कोई स्पेशल ब्लड लाइन नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। मगर टियानलिन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे बताने लगा कि मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। और इतना कहते साथ ही वो यूनफे को लेकर तुरंत ही अपनी सोड पर सवार हो गया। यहाँ पर यूनफे को तो सीन पावर से काफी ज्यादा डर लग रहा था, मगर टियानलिन उनके आसपास क्योस पावर के एक शील्ड फॉर्म कर लेता है, जिसे देखते साथ ही वहाँ मौजूद कल्टीवेटर्स के होश ही उड़ गए। दरअसल उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि टियानलिन के पास भी ब्लड लाइन की कोई पावर होगी। वहीं पर टियानफेंग भी थोड़ा सा परेशान हो गया। वो भले ही टियानलिन का दोस्त है, लेकिन साथ ही साथ उसका राइवल भी। अगर वो 3 सालों के अंदर टियानलिन को हरा नहीं पाया तो उसका मार्शल सर्वेंट बन जाएगा। वो बंदा सोच रहा था कि मेरे और टियानलिन के दरमियान का गैप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं फिर कभी भी टियानलिन को हरा नहीं पाऊंगा और फिर एक दिन मुझे मजबूर होकर उसका मार्शल अटेंडेंट बनना पड़ेगा। यहाँ पर टियानलिन अपने फ्यूचर फॉर्म के बारे में सोच रहा था। वेल, उसके फ्यूचर फॉर्म ने टियानलिन को बताया था कि वो लिन होली क्लैन का मेंबर है, और अगर उस बंदे का प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था तो फिर मेरे फादर फॉर्मर इवल सोर्ड सुप्रीम लिंगवेन होंगे, जिन्हें बड़ी ब्रूटली थंडर प्रिजन में कैद किया गया था। और इस बार टियानलिन ने खुद से वादा किया कि वो अपने फादर को थंडर प्रिजन से जरूर से आजाद करवा देगा। सो यहाँ पर हमें धीरे धीरे टियानलिन के ओरिजिन्स के बारे में जानकारी मिलती जा रही, मगर अभी भी उसके बैकग्राउंड को पूरी तरह से रिवील नहीं किया गया। जिसके बाद हमें आइस स्प्रिंग का नजारा दिखाया जाता है। यहाँ पर बस 7 लोगों को ही कल्टीवेट करना अलाउड था। सो अगर टियानलिन वहाँ पर जल्दी से नहीं पहुँचा तो ये जगह उसके हाथ से निकल जाएगी। इधर ब्रिज पर मिंगजो अपने साथी से कहने लगा कि हम चाहकर भी आइस स्प्रिंग तक पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी 5 कल्टीवेटर्स जा चुके हैं। वहीं पर टियानलिन भी यूनफे को बता रहा था कि अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, मुझे अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कस के पकड़ो। अगर तुम मुझसे जरा भी अलग हो गई तो यहाँ की इन पावर सीधे तुम पर हमला कर देगी। तो यूनफे ने भी टियानलिन की बात मानते हुए उसे कस के होल्ड कर लिया, लेकिन ब्रिज पर मौजूद कल्टीवेटर्स उन्हें आगे जाने नहीं देना चाहते थे। उसमें से एक बंदे ने तो टियानलिन पर तुरंत ही अपना पाम अटैक रिलीज कर दिया, मगर टियानलिन ने बड़ी आसानी के साथ उस पाम अटैक को डॉज कर दिया था। जो देखो सभी कल्टीवेटर्स टियानलिन पर काफी ज्यादा भड़क गए। वहीं पर यांग अपने साथियों से कहने लगा कि अगर हम आइस स्प्रिंग का यूज नहीं कर सकते तो इस बंदे को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। जो सुनते साथ ही वो कल्टीवेटर्स टियानलिन पर हमला करने के लिए रवाना हो गए, मगर टियानलिन ने हवा में छलांग लगाती हुई तुरंत ही उनके अटैक को डॉज कर दिया। और अब यहाँ पर ये लोग यांग के काफी करीब पहुँच गए। वहीं पर यूनफे ने वहाँ से गुजरते हुए बड़े ही कुल अंदाज में उस बंदे के कान के नीचे बजा दी। उसके हाथ के थप्पड़ खाने के बाद यांग काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि जैसे तुम स्प्रिंग से बाहर आओगी मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब यहाँ पर टियानलिन ब्रिज को क्रॉस करते ही यूनफे से कहने लगा कि तुम सीधे स्प्रिंग के पास चले जाओ, मैं बस थोड़ी ही देर में वापिस आऊंगा। और फिर टियानलिन तुरंत
तुरंत ही यांग के पास दोबारा से ब्रिज पर पहुंच गया। टियानलिन को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई यूनफेई को जान से मारने की धमकी दे। तो अब यांग को सबक सिखाने के लिए टियानलिन ने अपनी एम्परर बॉडी को एक्टिवेट कर दिया। वहीं पर यांग उससे कह रहा था कि तूने मेरे सारे प्लान्स की वाट लगा दी, अब तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहते साथ ही वो टियानलिन पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। मगर यहाँ पर टियानलिन ने अपने एक ही जबरदस्त स्लैश के साथ यांग को बुरी तरह से घायल कर दिया। यांग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतने आसानी से टियानलिन के हाथों घायल कैसे हुआ। और उतने में ही टियानलिन ने उस पर एक और हमला करते हुए यांग का किस्सा यहीं पर खत्म कर दिया। यहाँ पर यांग के जितने भी चमचे थे वो टियानलिन की पावर को देखकर ही हैरान थे। वो कहते हैं कि इस बंदे ने तो बस अपनी 2 ही स्ट्राइक में यांग का काम तमाम कर दिया। अब यांग को खत्म करने के बाद टियानलिन और यूनफेई सीधे आइस स्प्रिंग में पहुंच गए। यहाँ बैठते साथ ही इन लोगों ने अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर टियानलिन हमें बताता है कि लॉस्ट सिटी का ये आइस स्प्रिंग काफी ज्यादा स्पेशल है। इसमें सन और मून की सेंस को पाया जाता। ये स्प्रिंग बड़ी आसानी से सोल को स्ट्रेंथन कर सकता। इस दुनिया में न जाने कितनी सारी रल्म्स होगी और वहाँ का हर एक बंदा यहाँ पर आके कल्टीवेट करना चाहता। दरअसल वो लोग यहाँ की इसेंस या फिर सोल को स्ट्रेंथन करने की एबिलिटी से अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि इस आइस स्प्रिंग के पास एक और मिराक्युलस एबिलिटी है। ये हमारे माइंड स्पेस को काफी अच्छे से टेम्पर कर सकती। जब तक हम कल्टीवेशन की ट्रू इसेंस रल्म को अचीव नहीं करते, तब तक हम बस हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। उस पावर के हमारी बॉडी में एंटर करने के साथ ही वहाँ पर एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता, जिसके चलते अर्थ एंड हेवन की पावर ऑटोमेटिकली हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती। लेकिन अगर किसी बंदे का स्पिरिट से काफी ज्यादा पावरफुल है और साथ ही उसकी स्पिरिचुअल पावर भी उसके लिमिट पर पहुंच चुकी हो, तो वो बंदा अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन को विटनेस कर सकता। ऐसे लोग अपनी कोर को एज अ कोल्ड्रन यूज कर सकते। साथ ही साथ उनका कॉन्शियसनेस एक फायर जैसा काम करेगा और इसी प्रोसेस को कंप्लीट करते ही वो अपने स्पिरिट सी को 9 बार टेम्पर कर सकते। जैसे उनका स्पिरिट सी 9 बार टेम्पर हो जाए, फिर उनके अंदर एक ट्रू इसेंस फॉर्म हो जाएगा। मगर इस ट्रू इसेंस को कंडेंस करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसा कहा जाता कि इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कई सौ साल लग सकते हैं। और तभी हमें आइस स्प्रिंग का रोल समझ आता। इस स्प्रिंग के पास ऐसी एबिलिटीज है जो कि कई सौ सालों की प्रोसेस को बस कुछ ही घंटों में निपटा सकती। यानी कि यहाँ पर कल्टीवेट करने के बाद तुम बड़ी ही तेजी के साथ अपने ट्रू इसेंस को कंडेंस कर पाओगे। साथ ही तुम्हारा स्पिरिट सी टेम्पर होकर तुम्हारी कोर एक फर्नेस में बदल जाएगी। यही असली रीजन था कि हर एक बंदा इस आइस स्प्रिंग में कल्टीवेट करने का मौका गंवाना नहीं चाहता। और उतने में ही आइस स्प्रिंग में हलचल होना शुरू हो गई, जिसे ब्रिज के उस पार मौजूद कल्टीवेटर्स भी देख पा रहे थे। वो कहते हैं कि आइस स्प्रिंग तो टियानलिन की वजह से अपने आप स्प्लिट हो रहा। ऐसा लग रहा है कि आइस स्प्रिंग टियानलिन को अपनी पावर्स देना नहीं चाहता। जो सुनकर वहाँ मौजूद बंदी कहने लगी कि आइस स्प्रिंग में बस 7 लोग ही कल्टीवेट कर सकते और वहाँ पर तो 8वां बंदा भी मौजूद नहीं। तो फिर आइस स्प्रिंग उस बंदे के साथ ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा होगा। और उतने में एक बंदा कहने लगा कि शायद इस ब्लड वुल्फ के पास हेवन डिफायर बॉडी है। उस बंदी को तो हेवन डिफायर बॉडी के बारे में कोई आइडिया नहीं थी। तो वो बंदा तुरंत ही हेवन डिफायर बॉडी के बारे में उन्हें जानकारी देने लगा। वो बताने लगा कि इस दुनिया में कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जिन पर हेवन अपनी रहमत नहीं बरसाता। वो लोग हेवन के स्पेशल ट्रेजर्स का यूज नहीं कर सकते। इनफैक्ट अर्थ एंड हेवन भी ऐसे लोगों को रिजेक्ट करते। इसके पीछे वजह ये है कि इन लोगों के पास हेवन डिफायर बॉडी है। ऐसे लोग आगे चलकर हेवन के लिए खतरा बन सकते, इसलिए हेवन इन्हें बिल्कुल भी पनपने नहीं देता। मगर हेवन डिफायर बॉडी की खास बात ये है कि ये लाखों सालों में बस एक बार ही पैदा हो सकती। कुदरत हो या फिर हेवन इस बॉडी को बर्न होने से रोक नहीं सकते। इसलिए अब तो मुझे पूरा यकीन हो चुका कि टियानलिन एक हेवन डिफायर है। इधर टियानलिन भी समझ गया कि वो आइस स्प्रिंग की पावर का यूज इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि हेवनली वे दोबारा से उसके रास्ते में टांग अड़ा रहा है। वहीं पर आसमान में भी थंडर अपीयर होने लगा, जो देख टियानलिन को पूरा यकीन हो चुका था कि द वे ऑफ हेवन की हरकत होगी। वो कहता है कि मैंने आज तक कभी हेवन की विल को फॉलो नहीं किया, तो इस बार भी मैं उसके खिलाफ जाऊंगा। जैसे कि मैं हमेशा करते आ रहा हूँ, इस बार भी मैं वही करूंगा। भले ही आइस स्प्रिंग मुझे अपनी पावर्स नहीं दे रही, लेकिन मैं जबरदस्ती इससे वो पावर छीन लूंगा। और अब टियानलिन ने जबरदस्ती आइस स्प्रिंग की पावर को रिफाइन करना शुरू कर दिया, जो देख बाकी के कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा शॉक हो गए। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। साथ ही टियानलिन को ऑब्जर्व करने के बाद उन सभी को पता चला
कि टियानलिन की स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल भी उसके कंट्रोल में नहीं। आइस स्प्रिंग उसे रेजिस्ट कर रही थी, लेकिन फिर भी टियानलिन उसकी एक नहीं सुनता। आइस स्प्रिंग का मिराकुलस फ्लो सीधे टियानलिन की बॉडी में एंटर कर रहा था, जो देखते साथ ही वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कहते हैं कि इस बंदे के ब्रेक थ्रू ने तो यहाँ पर तबाही मचा दी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये आइस स्प्रिंग हम सभी को पावर्स देने से मना कर देगी। इसलिए वो टियानलिन से कहने लगे कि तुम अपने इस पागलपन को यहीं पर रोक दो, तुम्हारी वजह से हम भी कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन टियानलिन तो हेवन की भी नहीं सुनता, तो भला इन दो कौड़ी के कल्टीवेटर्स की क्या ही औकात। टियानलिन ने तो इन सब की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और तभी आसमान में एक फॉर्मेशन अपीयर हो जाता है, जिसमें से एक बहुत ही भयानक एनर्जी का फ्लो सीधे आइस स्प्रिंग पर बरसने लगा। वेल, इस नजारे को देखकर टियानलिन भी थोड़ा सा हैरान था। अब ये हरकत टियानलिन की थी या फिर द वे ऑफ हेवन की, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।